नमस्कार, आज है 8 मई, दिन सोमवार। वक्त हो गया है जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। करेंगे दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस। लेकिन सबसे पहले वो खबरें जो बनी हैं आज की हेडलाइंस। कर्नाटक में थमा चुनाव प्रचार का शोर। अंतिम दिन बीजेपी और कांग्रेस ने झोंकी ताकत। 10 मई को होगा मतदान, 13 को नतीजे। बंगाल में द केरल स्टोरी पर ममता सरकार ने लगाई रोक। फिल्म के बैन को प्रोड्यूसर ने बताया गलत, कहा लेंगे लीगल एक्शन। सोनिया गांधी के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग में की शिकायत। सोनिया की संप्रभुता वाले बयान पर दर्ज कराई आपत्ति। राजस्थान के हनुमानगढ़ में वायुसेना का मिग-21 क्रैश। हादसे में 3 ग्रामीणों की मौत, पायलट सुरक्षित। जांच के लिए वायुसेना ने बनाई कमेटी। पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख की मदद का ऐलान। आईआरसीटीसी के तय रेट से ज्यादा पर वेंडर्स कर रहे हैं खाने की सप्लाई। आईआरसीटीसी ने भी यात्रियों की शिकायतों के बाद जी बिजनेस की खबर को संज्ञान में लिया, कार्रवाई का भरोसा दिया। लेकिन ट्रेन में खाने के ओवर चार्जिंग पर आखिर क्यों नहीं लग पा रही है लगाम? देखिए जी बिजनेस की खास मुहिम। तो ये थी हेडलाइंस। अब जरा बाकी खबरों को भी थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। दिन भर और क्या क्या हुआ टॉप न्यूज में। देखिए, कर्नाटक में मतदान से 2 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने दोबारा बीजेपी की सरकार बनाने का दावा किया। अमित शाह के मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता वोट में बदलेगी। उन्होंने एक इंटरव्यू में मुस्लिम आरक्षण को संविधान विरोधी बताया। साथ ही कहा कि 4% मुस्लिम आरक्षण को बीजेपी ने ही खत्म किया है क्योंकि वो गैर संवैधानिक था। अमित शाह ने कहा कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति के तहत मुस्लिम आरक्षण किया, इसको बीजेपी ने हटा दिया। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव प्रचार आज शोर जो है उसका थम गया। इसी बीच बीजेपी कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को लेकर एक बयान के बाद चुनाव आयोग के पास पहुंच गई है। बीजेपी नेता शोभा करंदलाजे ने चुनाव आयोग में सोनिया गांधी के संप्रभुता वाले बयान को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि सोनिया गांधी ने संप्रभुता शब्द का जानबूझकर इस्तेमाल किया। साथ ही इसे कांग्रेस के घोषणा पत्र का एजेंडा भी बताया। पश्चिम बंगाल सरकार ने फिल्म द केरल स्टोरी पर प्रतिबंध लगा दिया है। ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही विवादों में घिरी फिल्म को कई राज्यों में कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ममता सरकार के मुताबिक राज्य में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने और शांति बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिल्म को लेकर बीजेपी और सीपीआईएम पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा कि पहले उन्होंने कश्मीर और फिर केरल को बदनाम किया। केंद्र और मणिपुर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि मणिपुर में हालात सामान्य हो रहे हैं। केंद्र और मणिपुर सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि मणिपुर में स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठाए गए हैं। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और मणिपुर सरकार से 10 दिन में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि पिछले 2 दिन में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है और कर्फ्यू में धीरे धीरे ढील दी जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में सीएपीएफ की 55 और सेना की 100 से ज्यादा कंपनियां तैनात हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ में वायुसेना का विमान मिग-21 क्रैश हो गया। यह विमान एक मकान पर जा गिरा। इसके चलते वहां के 3 ग्रामीणों की मौत हो गई। वक्त रहते पायलट ने पैराशूट की मदद से विमान से कूदकर अपनी जान बचाई। हादसे में पायलट सुरक्षित है। इस हादसे की जांच के लिए वायुसेना ने कमेटी बनाई है। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। बताया जा रहा है कि मिग-21 एयरक्राफ्ट अपने रूटीन ट्रेनिंग के लिए उड़ा था, जो सूरतगढ़ के पास क्रैश हो गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना आज भी जारी है।
जंतर मंतर पर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच आज भारी हंगामा हुआ। सुरक्षा में लगाई गई बैरिकेडिंग तोड़कर कई किसान प्रदर्शन स्थल तक पहुंच गए। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए जंतर मंतर पर सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। धरने पर बैठे पहलवानों को समर्थन देने के लिए खाप और किसान संगठनों के लोग भारी संख्या में जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने ब्रजभूषण की गिरफ्तारी के लिए सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है। पंजाब के अमृतसर में 2 दिन में दूसरा धमाका हुआ। एक बार फिर धमाका गोल्डन टेंपल के पास हुआ। अब इस धमाके को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आशंका यह जाहिर की जा रही है कि इस धमाके के लिए आईडी का इस्तेमाल किया गया था। अमृतसर में 2 दिन के भीतर यह दूसरा ब्लास्ट है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव के मुताबिक मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। हेरिटेज स्ट्रीट गोल्डन टेंपल के पास की जगह है जहां रोजाना हजारों की संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लिहाजा पुलिस बल को सतर्क रहने को कहा गया है। केरल के मलप्पुरम जिले में रविवार को टूरिस्ट बोट पलटने से 22 लोगों की मौत हो गई। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बोट में 30 से ज्यादा लोग सवार थे। मलप्पुरम के कलेक्टर ने बताया कि मरने वालों में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। बोट में सवार 5 लोग तैरकर किनारे आ गए। 10 लोगों को गंभीर हालत में कोटाकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रविवार शाम करीब 7 बजे यह हादसा हुआ। नौसेना के चेतक हेलीकॉप्टर को तलाशी और बचाव अभियान में मदद के लिए बुलाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जाहिर किया। पीएम ने मृतकों के परिवार को 2-2 लाख की मदद का ऐलान भी किया। और आइए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश आईआरसीटीसी का खाना रेट मनमाना। आमतौर पर भी आप भी ट्रेन से यात्रा जरूर करते होंगे। संभव है कि चलती ट्रेन में पेंट्री से खाना भी ऑर्डर करते होंगे, लेकिन क्या पेंट्री से मिलने वाले खाने की असली कीमत की जानकारी आपको होती है? ज्यादातर केसेस में नहीं होती। ज्यादातर लोगों को इसके बारे में रेलवे या आईआरसीटीसी की ओर से पूर्व में कोई आधिकारिक सूचना ऐसे ऑफिशियल नहीं दी जाती। हालांकि उनकी वेबसाइट पर है और ऑलरेडी है, लेकिन आपको फ्रीक्वेंटली इसकी जानकारी नहीं दी जाती। इसी का फायदा उठाकर पेंट्री कोच से खाना बेचने वाले यात्रियों से ऊंची कीमत वसूल रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए पहले, फिर आज इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे। लेकिन पहले जरा मामला समझ लीजिए। हो सकता है हमारी ये रिपोर्ट आपकी भी कहानी हो, और अगर है, क्योंकि हम तक बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं, लोग हमारी इस मुहिम से खुद को जोड़ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, इसलिए आज इस मुद्दे पर चर्चा करना बहुत जरूरी। रिपोर्ट देखिए, लौट रहे हैं खास मेहमानों के साथ। अगर आप रेल की यात्रा करने वाले हैं या प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ट्रेन में मिलने वाले खाने की कीमत कितनी है और वेटर या वेंडर कितने पैसे वसूल रहा है। ये सवाल इसलिए क्योंकि जी बिजनेस की टीम ने रेलवे के खाने को लेकर पड़ताल की तो पाया कि रेलवे में मिलने वाला खाना एमआरपी से ज्यादा कीमत पर बेचा जा रहा है। ज्यादातर लोग वेटर से मुंह मांगी कीमत देते भी दिखे, क्योंकि वेटर का साफ कहना था कि अगर आपको खाना खाना है तो जो कीमत मांगी जा रही है उसे ही चुकाना पड़ेगा, और अगर आप मांगी गई कीमत नहीं चुकाते हैं तो आपको खाना नहीं दिया जाएगा। अब रेलवे की तरफ से जारी चार्जेस को भी जान लीजिए। दरअसल ट्रेन में सफर के दौरान वेज थाली का चार्ज 80 रुपए है, जबकि वेंडर का वेटर आपसे 120 से लेकर 130 रुपए वसूलता है। आईआरसीटीसी की तरफ से जारी नॉनवेज थाली की कीमत 90 से 130 रुपए के बीच में है, लेकिन आपसे वसूले जाते हैं 140 से 160 रुपए। यही हाल वेज जनता प्लेट का भी है। एक प्लेट की कीमत 20 रुपए है, जबकि इसे 40 रुपए में बेचा जा रहा है। 80 रुपए की वेज थाली में चावल, दाल, रोटी, मिक्स वेज, दही, अचार शामिल है। अगर आप स्टैंडर्ड मेन्यू में दही की जगह पनीर को जोड़ते हैं तो आपसे और भी ज्यादा चार्जेस वसूले जाते हैं। आईआरसीटीसी की अंडा करी थाली की कीमत 90 है, जिसमें चावल, दाल, रोटी, दही, अचार शामिल है।
वहीं 110 रुपए से लेकर 130 रुपए में मिलने वाली नॉनवेज थाली में चिकन करी, दाल, चावल, रोटी, दही और अचार होता है। जबकि 20 रुपए में मिलने वाली जनता थाली में 7 पूरी, आलू की सब्जी और अचार शामिल है, लेकिन इसके लिए मनमाने दाम वसूले जाते हैं। जी बिजनेस ने आम आदमी से हो रही इस ठगी को लेकर आवाज उठाई, पड़ताल की, तो आईआरसीटीसी को भी मामले पर संज्ञान लेना पड़ा। रेलवे का कहना है कि शिकायत मिलने पर वेंडर को नोटिस जारी किया गया है। पहली शिकायत पर समझाइश के साथ चेतावनी दी गई है। अगर आगे भी ऐसी शिकायत मिली तो आर्थिक जुर्माने से लेकर लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब ट्रेन में खाने की अनाप शनाप कीमत वसूलने की शिकायत आ रही हो। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर वेंडर्स की मनमानी रेट वसूली के खिलाफ कई यात्री पहले भी शिकायत कर चुके हैं और जी बिजनेस को भी लगातार दर्शक इसी तरह की शिकायत भेज चुके हैं। अब देखना यह होगा कि भारतीय रेलवे इस बार कैसी कार्रवाई करता है, और उससे भी दिलचस्प ये देखना होगा कि सिर्फ हमारी शिकायत से जुड़ी एक केस में ही कार्रवाई होती है या फिर इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए कुछ ठोस उपाय और कदम सामने आते हैं, क्योंकि तभी एक आम यात्री को इंसाफ मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिजनेस। लगातार आप हमसे जुड़िए और हमारे ट्विटर हैंडल, हमारे सोशल मीडिया पेजेस के जरिए हम तक पहुंचिए। हैशटैग हमने आपको बताया हुआ है, हैशटैग आपको इस्तेमाल करना है, हम तक पहुंचना है, अपनी बात रखनी है। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका परिचय भी आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सिद्धार्थ सिंह साहब जुड़ रहे हैं, बहुत ही खास मेहमान है, एजीएम है पीआर के, आईआरसीटीसी के बड़े जिम्मेदार अधिकारी हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं नवीन शर्मा साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं सीआरओ यानी कि कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन के। नवीन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धार्थ जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे ही, और हमें आपकी तरफ से यानी कि आईआरसीटीसी की तरफ से जो हमारे सहयोगी हैं, जिन्होंने ये पूरा वाकया रिपोर्ट किया, अनुभव किया, उनको ये बताया गया आईआरसीटीसी की तरफ से कि फैक्ट फाइंडिंग चल रही है और इस पर आप लोग जरूर कार्रवाई करेंगे। लेकिन सवाल ये है सर कि कोई हमारा पहला मामला तो है नहीं, जैसा आप जानते ही होंगे, आप तक बहुत सारी शिकायतें आई होंगी, सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए। ये हो क्यों रहा है सर? रेट्स तय हैं, उसके बाद ओवर चार्जिंग क्यों हो रही है? रेट्स तय हैं, बिल्कुल सही है, और रेट्स का हम लोग इंफॉर्मेशन सारे प्लेटफॉर्म पे दिया हुआ है। इनफैक्ट ऑनलाइन भी आप देखेंगे, वहां भी दिया हुआ है हमने कि रेट्स कौन से आइटम्स के कितने हैं। हमने कोचेस में भी डिस्प्ले किया हुआ है कि रेट्स कितने हैं, और ये भी कहा हुआ है कि अगर आपको बिल नहीं मिलता है तो आप पेमेंट मत करिए। तो हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम बड़ा ही ट्रांसपेरेंट है। हम सब तरह से अवेयरनेस फैलाते हैं लोगों को कि आपको कितना, कौन से आइटम का कितना प्राइस पे करना है। उसके बाद भी अगर ऐसी कोई नोटिस होता है हमको जिसमें ओवर चार्जिंग हुआ है, तो हम उसको टेकअप करते हैं और फाइन भी लगता है। आपको ये जानकारी दे दूं मैं कि जो जनवरी से लेके अप्रैल तक करीब 90 लाख फाइन हम लोग इम्पोज कर चुके हैं ऑलरेडी वेंडर्स पे। अच्छा, जनवरी से लेकर अप्रैल तक जो ओवर चार्जिंग के हाँ, जनवरी से लेकर मामले सामने हाँ, आए थे, हाँ, उसमें हम लोग 90 लाख का फाइन ऑलरेडी इम्पोज कर चुके हैं। कितनी शिकायतें आई हैं सर? जी, शिकायतें देखिए, ऐसा है ना, हम लोग करीब 20 लाख खाना रोज सर्व करते हैं, और उसमें 4 महीने में टोटल शिकायतें आई हैं कुछ 1000 के से कम ही है। अच्छा, उसमें 90 लाख का हम लोगों ने फाइन इम्पोज किया हुआ है। तो अभी भी वेंडर और है हम लोग वो वेंडर अभी भी है आपके साथ? वो हम लोग शो कॉज नोटिस देते हैं टर्मिनेशन का, और हम फाइन लगाते हैं। नहीं सर, और अगर 4 महीने में आपके अपने आंकड़े बता रहे हैं कि 4 महीने में आपने 1000 के आसपास शिकायतें संज्ञान में ली, उनको सही पाया, 90 लाख का जुर्माना वसूला। मैं सिर्फ 4 महीने की बात कर रहा हूं, उसके बावजूद आप शो कॉज नोटिस ही दे रहे हैं सर? नहीं, देखिए, शो कॉज नोटिस के साथ हम शो कॉज नोटिस फॉर टर्मिनेशन देते हैं, और टर्मिनेट भी अगर इम्प्रूवमेंट नहीं होता तो हम टर्मिनेट भी कर सकते हैं। तो कितने टर्मिनेट हुए सर अब तक? हेलो सर, कितने टर्मिनेट हुए हैं? टर्मिनेशन का मैं इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा अगर कुछ ऐसा मेरे पास होगा तो जी। लेकिन हम लोग फाइन तो लगातार लगाते हैं। ये
सर आपका कहना बिल्कुल सही है कि आप फाइन लगाते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि एक के बाद एक आपके फाइन लगाने के बावजूद ये लोग मनमाने चार्ज वसूल रहे हैं, ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। आपकी वेबसाइट पर ये पूरा का पूरा सर्कुलर पड़ा हुआ है जिसपे ओवर चार्जिंग को लेकर आपके पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, इसमें टर्मिनेशन भी है, इसमें ओवर चार्जिंग की सारी चीजें हैं। सर मेरा सवाल ये है कि 4 महीने में 1000 से ज्यादा शिकायतें हैं और उसके बावजूद टर्मिनेशन का एक भी आपके पास आंकड़ा अगर नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि 20 लाख से ज्यादा खाना रोज सर्व होता है। उसमें अगर आप ये लगा लें शिकायतें अगर 1000 शिकायतें से कम है तो आप एवरेज निकालिए कि काफी मतलब बहुत ज्यादा इसके नहीं स्पोरेडिक इंसिडेंट है। इसका रीजन ये है कि हम लोग रेगुलर जो है इंस्पेक्शन करते रहते हैं इसका, और जो भी नोटिस में आता है उसको फाइन करते हैं। सर तो ये अलग अलग वेंडर के हैं, एक ही एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली सर, मैं ये कह रहा हूं सर, कई लोग कई यात्री उनको मालूम ही नहीं होता है कि रेट क्या है। वो तो हमारे जो सहयोगी हैं वो जागरूक रहे, कुछ और यात्री जो जागरूक होते हैं वो थोड़ा सा वापस पलट के अपने अधिकारों की बात करते हैं, तो उनके साथ या तो उनकी शिकायतें दर्ज हो जाती हैं और या तो उनको जैसा हमारे सहयोगी नीरज राय के साथ हुआ, वेंडर का जो मैनेजर है वो आके उनके बगल में बैठता है और उन पर दबाव डालता है कि आप अपनी शिकायत वापस लीजिए, और बाद में उनके देखिए तो कई केसेस में तो यही हो जाता होगा सर। तो आप मैं कह रहा हूं कि ये शिकायतें तो सिर्फ बानगी भर हैं। नहीं देखिए शिकायतें कम हो रही हैं, हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं। आप ये देखिए सोशल मीडिया भी बहुत ही रिस्पॉन्सिव है हमारा। कोई अगर इस तरह का एक्शन मतलब ओवर चार्जिंग की हमें इंसिडेंट मिलता है तो हम उस पर तुरंत एक्शन लेते हैं। बाकी हम लोग आपकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है रेट्स, और स्पेशल ड्राइव भी हम लोग करते हैं। सुपरवाइजर भी हमारा ट्रेन में रहता है, अगर कुछ इस तरह का इशू होता है तो एब्सोल्युटली सर, आपके सर्कुलर में जागो यात्री जागो का जो सर्कुलर है, टाइप्स ऑफ ओवरचार्जिंग है, एक्शन टू कर्ब ओवरचार्जिंग लिखा हुआ है जिसमें आप कह रहे हैं ड्राइव ऑन ओवरचार्जिंग, पेस्टिंग द बाइलिंगुअल मेनू स्टिकर्स, बहुत सारी चीजें आपने दी हुई हैं, लेटर इशू टू लाइसेंसी टू स्टॉप ओवरचार्ज, सब आप बता रहे हैं, ये आप कार्रवाइयां करते भी होंगे। लेकिन जब एक बार किसी से ओवरचार्ज वसूला गया है उसको तो कुछ इंसाफ नहीं मिला ना सर। आपने जो जुर्माना वसूला है वो तो आईआरसीटीसी के खाते में आ गया, जिस यात्री का पैसा लगा है उस तक क्या पहुंचा, या उसको अगली बार उसके साथ ऐसा नहीं होगा उसकी क्या गारंटी मिली सर? उसका यही है कि भाई सबके पास रेट्स अवेलेबल हैं। अगर जो चार्ज अगर लगता है कि उसको एक्स्ट्रा चार्ज किया गया है तो सुपरवाइजर्स रहते हैं हमारे ट्रेन में, या फिर सोशल मीडिया हैंडल्स भी हैं, वहां पे कंप्लेंट कर सकते हैं सर, हम लोग एक्शन लेते हैं। सर मेरा कंसर्न सिद्धार्थ सर, मेरा बड़ा विनम्र ये आपसे विनती है, मेरा कंसर्न यही है कि आपके सुपरवाइजर वहां होते हैं, टीटीई वहां होता है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के पुलिस वहां पर होती है, उसके बावजूद इनकी हिम्मत कैसे है सर ये कि आम आदमी से ओवरचार्जिंग कर रहे हैं? नहीं, ये देखिए बहुत ही कम केसेस हैं, ऐसा नहीं है कि सारे केसेस। मैंने वही कहा 20 लाख खाने में अगर सर आपने खुद कहा 4 महीने में 90 लाख रुपए वसूले हैं आपने, 4 महीने में 1000 से ज्यादा केसेस हैं, ये आपको कम लग रहे हैं? और सिर्फ 4 महीने क्या आप बता रहे हैं? आप यूट्यूब सोशल मीडिया पे चले जाइए सर, जब से पिछले कितने साल के जो व्लॉगर्स हैं उन्हीं का देख लीजिए सर। अगर इस तरह से मैं तो चाहूंगा कि आप लोग पहले तो सही जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएं कि कितने ऐसे केसेस आए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपका डेटा ही अगर इस्तेमाल करूं तो भी सर ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है सिद्धार्थ सर। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, देखिए 20 लाख खाना डेली सर्व होता है, अगर महीने में लगा लें तो कई करोड़ बढ़ जाता है इसको, और ये 4 महीने में फिगर लगाएं तो काफी ज्यादा है। उसमें 1000 से कम कंप्लेंट्स हैं और सब कंप्लेंट्स पे एक्शन लिया गया है, और सब जो फाइन किया गया है वो 4 मंथ पीरियड का है, जो 90 लाख रुपए फाइन किया गया है। एब्सोल्यूट, बट सर उसके बावजूद नहीं रुका। मैं जरा फटाफट से नवीन शर्मा जी के पास जाना चाहूंगा। नवीन जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? कार्रवाई की है आईआरसीटीसी ने, जुर्माना भी लगाया है, लेकिन उसके बावजूद ना केसेस रुके और टर्मिनेशन किसी का हुआ, वेंडर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ, लाइसेंस कैंसिल हुआ, इसके भी अभी कोई डेटा नहीं है। क्या कहेंगे सर? देखिए बहुत बड़ा विषय है। आप देखिए भारत की मैक्सिमम जो आबादी है, जो कंज्यूमर हैं, वो रेलवे में सफर करते हैं, और पिछले 10 सालों से जो ट्रेंड चेंज हुआ है उसमें अब जो कंज्यूमर है ना वो घर से खाना लेके जाता है और ना घर से पानी लेके जाता है। वो डिपेंड होता है जो रेलवे प्रिंसेस है
या ट्रेन में पेंट्री कार है उसकी सर्विस लेने के लिए। ये बात पूरी तरह से सत्य है कि पेंट्री कार हो चाहे रेलवे स्टेशन के वेंडर्स हो, बहुत जगह ऐसा देखने को मिलता है कि वहाँ पे हायर एमआरपी होती है और जो भी खाने का प्रोडक्ट है उसमें वो ज्यादा चार्ज करते हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है। 1-2 बार हम लोगों ने वहाँ पे सर्वे किया था प्लेटफॉर्म पे, उसमें भी जानकारी निकल के आई है। IRCTC ने जो रेट निर्धारित किया है वो वाजिब रेट है, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन हाँ, अब क्या होगा, जो वेंडर का जो स्टेक होल्डर है इस पूरे प्रक्रिया में, तो उसमें एक रजिस्टर्ड वेंडर होता है जो प्लेटफॉर्म पे होता है, एक वेंडर वो है जो पेंट्री कार पे है, और बहुत से ऐसे अनऑथराइज्ड वेंडर होते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया में शामिल होते हैं। अब एक बात बहुत अब महत्वपूर्ण, नवीन जी आपने बड़े बड़े मार्के की बात आपने कही। हमारे जो सहयोगी हैं जिन्होंने पूरे उसका अनुभव किया, उनका ये कहना है कि उन पर दबाव ये बनाया गया कि आप शिकायत मत कीजिए, और हमारे कोलकाता में जो हमारे सुपरवाइजर हैं वहां तक आप उनको ये कह दीजिए कि ये कोई बाहर का वेंडर था, ये बाहर का वेंडर था जो उनसे अनाप शनाप पैसे की बात कर रहा था, वो हम नहीं थे, ये आप लिख के दे दीजिए। और ये उन पर लगातार दबाव बना रहे थे। ये अनुभव उन्होंने साझा किया है। सिद्धार्थ सर, आपको इस बात की जानकारी है कि लोगों को ये भी दबाव बनाया जाता है जब वो जागरूकता फैलाते हैं? क्योंकि देखिए पहले 120-130 रुपए मांगे, फिर जब हमारे सहयोगी ने बात उठाई तो उनको 80 रुपए पे मान गए, और मानने के बाद कहा कि आप जो है ये बता दीजिए फलाने जगह SMS करके कि ये तो बाहर का वेंडर था। तो कई बार तो ऐसा हो जाता होगा सर, इसलिए आप तक शिकायत भी नहीं आ पाती होगी। देखिए ऐसा है ना, अनऑथराइज्ड वेंडिंग की तो आपको पता ही है कि इशू है रेलवे में। जो अनऑथराइज्ड वेंडिंग है वो होती है, लेकिन अगर इस तरह का केस नोटिस होता है हमको, हम लोग एक्शन लेते हैं कि भाई अगर वेंडर कह रहा है पैसेंजर के ऊपर दबाव बना रहा है तो एक्शन होता है हमारा। वो फाइन जो लगाया गया है हमने इसीलिए लगाया नहीं सर, देखिए फाइन सब काम नहीं चलेगा सर। सिद्धार्थ सर, कोई तो प्रोसेस है ना, तभी हमको पता चलता है कि अब सिद्धार्थ सर क्या आपको लगता है, आप दिल पे हाथ रख के बताइए सर, क्या आपको लगता है कि सिर्फ फाइन से ये लोग सुधर रहे हैं? अगर सुधरना होता तो अब तक सुधर जाते सर, लोगों के साथ ओवरचार्जिंग नहीं होती। आपको नहीं लगता है अब एक स्टेप आगे बढ़ने का समय आ गया है? कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट है सिस्टम का। और आप ये देखिए कि अब जितनी भी कंप्लेंट्स हो रही हैं अब सोशल मीडिया के थ्रू लोग कर रहे हैं, उसका इमीडिएट रिस्पांस हो रहा है सर। उसका रिस्पांस तो मैक्सिमम सर, उसमें मैक्सिमम पेनल्टी जो लग रही है सर, अगर वो सिर्फ जुर्माने की लग रही है तो कितने, वो तो सर उससे कई ज्यादा तो कमा लेते होंगे वो। उनको क्या फर्क पड़ रहा है? तो मैं कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में, लेकिन ये है कि इसका मतलब है कि देयर इज नो डेटरेंस। इसका मतलब ये है सर कि देयर इज नो डेटरेंस, कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है उनके मन में जुर्माने का। नहीं है, डेटरेंट है, ऐसा नहीं है। देखिए मैं वही इसीलिए कह रहा हूँ आपको, जो हमारा 20 लाख पर डे खाना सर्व होता है, उसमें अगर कंप्लेंट्स है वो रिड्यूस हो रही हैं। हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं, उससे इंस्पेक्शन ड्राइव होती है और स्पेशल ड्राइव भी करते हैं हम लोग, तो ये कंप्लेंट्स रिड्यूस हो रही हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं। ठीक है सर, कंप्लेंट्स आती है और इस तरह के इंसिडेंट्स कम हो रहे हैं। एब्सोल्युटली सर। अब आपकी जानकारी के लिए एक और बता दूं कि इस तरह के मामलों में शिकायत कभी कभी कम क्यों नजर आती है आपको, किस तरह से ये लोग मूर्ख बनाते हैं एक आम यात्री का। इसका मैं आपको बानगी दिखाता हूं। जैसे हमारे सहयोगी नीरज राय हैं, जब उनसे कहा गया कि आप इसके एक्स्ट्रा पैसे क्यों चार्ज कर रहे हैं, तो उनसे कहा गया कि देखिए हमने पनीर इसमें जोड़ा है। अब पनीर जोड़ने का प्रावधान मैं IRCTC की इसी सर्कुलर के हिसाब से आपको बताता हूं। इसमें 1.0 का जो टाइप्स ऑफ ओवरचार्जिंग है, उसमें आप पॉइंट नंबर 2 का सब पॉइंट नंबर 1 देखिए, एडिंग एक्स्ट्रा डिश विदाउट ऑर्डर ऑफ पैसेंजर। ये भी इलीगल है। बिना कंज्यूमर से पूछे, बिना यात्री से पूछे अपनी तरफ से आप कोई डिश ऐड नहीं कर सकते, ये ओवरचार्जिंग के दायरे में आएगा। ये जानकारी नहीं होती है, अपने दर्शकों को भी मैं बता रहा हूं। अगर आपसे ये कहा जाता है कि हम आपसे पैसा इसलिए ले रहे हैं एक्स्ट्रा क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा चीज जोड़ी, तो वो भी इलीगल है। ये साफ साफ इसमें मेंशन्ड है। दूसरा, हम लोग जो है हम लोग अभी एक इस तरह का लेटर भी इशू कर रहे हैं। हाँ, कि अगर पैसेंजर नहीं चाहे बिना पूछे उससे कोई चीज ऐड नहीं करनी है। नहीं सर, आपने कर रखा है, ये आपकी वेबसाइट पे पड़ा है सर। कि मैं आपकी वेबसाइट से ही मैंने उठाया सिद्धार्थ सर, ये सर्कुलर आपकी वेबसाइट से ही लिया है मैंने, आधिकारिक वेबसाइट है। और जागो यात्री जागो के तहत ये PDF फाइल है, 3 पन्नों की है। इसमें आप ही लोगों ने सब कुछ मेंशन किया हुआ है सर, ये पहले से हैं।
लोगों को जानकारी का अभाव होता है। इसको रीट्रेस करेंगे हम लोग और वेंडर्स को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आप मतलब बिना पैसेंजर के परमिशन के कोई चीज ऐड नहीं करने। होता ही है कि वो कह देता है कि सब मैं पनीर दे दूं आपको, हाँ, तो कहता है हाँ दे दो। उसके बाद वो कहता है ये पनीर मतलब इतने रुपए का है, तो वो ऐड कर देता है उसमें। और एक्चुअली बिल्कुल अवेलेबल है ये और नी- और, ये और, अला और काटे नीरज आइटम के साथ से एक और बात हुई। फैसिलिटी। मैं वही कह रहा हूं सर, मैं वही कह रहा हूं, आपके इसमें ऑलरेडी है, इसमें अलग से आपको इशू करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ ये देखिए जो ऑलरेडी आपके नियम है उनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, सिर्फ इतनी गुजारिश है आपसे। और इसमें कोई स्ट्रिंजेंट सिद्धार्थ सर आप आश्वस्त कीजिए हमारे दर्शकों को, क्योंकि हमको लगातार मैसेज आ रहे हैं। हमारे दर्शकों को आश्वस्त कीजिए सिद्धार्थ सर कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, जुर्माने से काम नहीं चल रहा है सर। नहीं, जो और जहां अगर ऐसा लगता है कि टर्मिनेशन का केस है तो हम टर्मिनेट भी करेंगे बिल्कुल। और स्पेशल इंस्पेक्शन ड्राइव भी और भी हम लोग विगरसली फॉलो करेंगे। और जहां ऐसा मैटर मिलता है इस तरह का चार्जेस ओवर चार्जिंग का, तो हम लोग एक्शन लेंगे। और अगर ऐसा केस है टर्मिनेशन का तो हम टर्मिनेट भी करेंगे। एब्सोल्युटली सर, ये होना ही चाहिए। एक आखिरी चीज और मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि हमारे सहयोगी नीरज राय के साथ जो हुआ कि उन्होंने इसमें पनीर ऐड कर दिया और पीछे से दही हटा दी, तो ये भी इसमें साफ साफ लिखा हुआ है सर्कुलर में, लेसर क्वांटिटी सर्व देन व्हाट इज प्रिस्क्राइब्ड इज ऑल्सो ओवरचार्जिंग। अगर आपको जो बताया गया है उस मेन्यू में, उस थाली में या उस कॉम्बो में, उससे अगर कम, उससे कोई चीज हटा दी गई है तो वो भी ओवरचार्जिंग में आएगा। इसलिए प्लीज सावधान रहिए। आपके साथ जो भी हो रहा है, सिद्धार्थ सर ने आज जी बिजनेस पर तमाम हमारे दर्शकों को हमें यह आश्वस्त किया है कि फैक्ट फाइंडिंग तो इनकी चल रही है। इसमें जो IRCTC की तरफ से हमें तुरंत रिस्पांस आया था, उसका हम मेंशन यहां पे जरूर करना चाहेंगे कि हमें बताया गया कि तुरंत इस पर एक्शन लिया जा रहा है, फैक्ट फाइंडिंग की जा रही है। लेकिन जैसा कि सर ने खुद बताया कि पूर्व में भी 90 लाख के आसपास का जुर्माना वसूला गया है। इसका मतलब यह है कि यह काम रुक नहीं रहा है। इसलिए हम चाहते हैं, हमारी डिमांड है कि इस तरह के वेंडर्स का रजिस्ट्रेशन रद्द हो, उनका लाइसेंस रद्द हो, ताकि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आए। नवीन सर, तभी काम बनेगा जब कोई एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ऐसा जाए जिससे भय उत्पन्न हो। बिल्कुल तभी बनेगा। और मैं बल्कि अभी आपको बोल रहा हूँ कि जो कंप्लेन का आंकड़ा आ रहा है बहुत कम है। मैं अगर आप बोले तो मैं भी बता सकता हूँ। अभी दुर्ग से निजामुद्दीन 12823 जा रही है, अभी उसमें डिनर का टाइम है। अगर अभी सर्वे किया जाए तो पनीर जोड़कर वहां पर 120 या 140 रुपए में खाना अभी ट्रेन में सर्व हो रहा होगा। ये आए दिन हम लोग देखते हैं, ये बहुत कॉमन बात है। और चूंकि कंप्लेन रजिस्टर्ड नहीं हो पाती इसलिए आंकड़ा बहुत कम है। और दूसरा एक मुद्दा जो आपने उठाया था बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर जुर्माना होता है तो उसमें कंज्यूमर को क्या फायदा होता है ओवर चार्जिंग का? वो पैसा तो IRCTC के जेब में जाता है, तो कंज्यूमर तो वहां भी लूट गया। उसने कंप्लेन भी की और उसको कोई कंपनसेशन भी नहीं मिला। तो इस विषय में भी कोई सर्कुलर बनना चाहिए कि जिस कंज्यूमर के साथ लूट हो रही है उसकी भी कंपनसेशन की बात होनी चाहिए। एब्सोल्युटली सर। सिद्धार्थ सर, एक चीज और है, आप लोगों ने ड्राइव ऑन ओवरचार्जिंग, आपने कहा कि हम समय समय पर रेट लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है। बट क्या आपको नहीं लगता सर, सोशल मीडिया का जमाना है, स्वतः संज्ञान भी ले लीजिए कीजिए। आप यूट्यूब पे चले जाइए, भरमार है सर। और मैं तो ये एक ओवरचार्जिंग का इंसिडेंस बता रहा हूं सर आपको, बिल नहीं देना, खाना वापस ले देना, अगर अमुक रेट पर खाना नहीं दिया तो खाना वापस ले जाना, इस तरह की तो दर्जनों सर भरमार है इस तरह की शिकायतें। तो क्या आप कभी स्वतः संज्ञान भी लेते हैं? हमारा इंस्पेक्शन ड्राइव इसीलिए चलाई जाती है, स्पेशल इंस्पेक्शन ड्राइव होती है कि कोई इस तरह के इंसिडेंट्स तो नहीं हो रहे। हमारे सुपरवाइजर्स होते हैं ट्रेन में जो ये चेक करते हैं, जो मतलब अगर खाना कम है, वेट कम, मतलब उसका जो क्वांटिटी कम है, वो सब चेक करते हैं और हमें रिपोर्ट किया जाता है। हमारा मतलब हम लोग इस मामले में काफी एक्टिव हैं और काफी हम लोग एक्शन लेते हैं सर। अब क्योंकि बड़ा मामला बड़ा गंभीर है सर, और हम आपसे ये उम्मीद करेंगे, क्योंकि हमारा काम है सर आप तक सारी जानकारी पहुंचाना जो हो रहा है। आप लोग अपने ड्राइव चलाते हैं, बहुत अच्छी बात है, आगे भी चलाते रहें, लेकिन हमारे जो ऑब्जर्वेशन है, हमारे जो डर हैं, हमारी जो आशंकाएं हैं, वो ऑब्जर्वेशन हमने नोट कर लिए हैं। एब्सोल्युटली सर, उसमें मतलब इसको दुरुस्त करेंगे। उसमें सर एक मेरी गुजारिश ये है, जो हमारा ऑब्जर्वेशन, जो हमारी डर है, हमको दावे के साथ तो नहीं कह रहे हैं, उसके हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि हो सकता है इन वेंडर्स के साथ आपके अपने स्टाफ के लोग मिले हों, रेलवे के लोग मिले हुए हों।
क्या अगर ऐसी आशंका साबित होती है सही, उन पर कार्रवाई हम अपेक्षा करें सर आपसे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग अगर इस तरह की कोई इंसिडेंट नोटिस में आता है तो हम लोग एक्शन लेते हैं। चलिए सर, हम उम्मीद करते हैं कि इस बार आपके आश्वासन उस नतीजे तक पहुंचे, उस मकाम तक पहुंचे जब हम देखें कि डर उत्पन्न हो ऐसे वेंडर्स के मन में जो आम यात्रियों को लूटते हैं, ओवरचार्जिंग करते हैं। और ओवरचार्जिंग के तमाम आयाम हैं, जितने आपकी वेबसाइट पे लिखे हुए हैं, हर तरह की ओवरचार्जिंग हो रही है सर। उसमें ये कम खाना देना, एक्स्ट्रा खाना दे देना, बिना यात्री के पूछे हुए कुछ एक्स्ट्रा चीज जोड़ देना, और जो पहले से तय रेट्स हैं उनके ऊपर तो वो जो एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो अलग है, और बिल भी नहीं देते हैं। ये बहुत सारी चीजें जो सब हो रही हैं। आई एम श्योर आपकी बातों से मैं ये कम से कम ये अपेक्षा करता हूं कि अब जरूर कोई कठोर और कड़ी कार्रवाई हो। आपके माध्यम से और एक ऐड कराना चाहता हूं कि हम लोग सोशल मीडिया पे अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं, हमारी वेबसाइट पे भी रेट्स दिए हुए हैं, और अब आपके माध्यम से भी मतलब लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो इस तरह के इंसिडेंट और कम होंगे। नहीं सर, इसमें तो सर मैं इसमें तो सर जी बिजनेस आपकी सर, इसमें तो जागरूकता फैलाने के लिए तो हम आपके साथ हैं ही सर। menurates.irctc.co.in ये है जिसमें आप रेट्स पता कर सकते हैं, अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और इससे यदि ओवरचार्जिंग आपको होती है तो आपके पास पूरा अधिकार है कि आप, अगर आपको बिल ना दिया जाए उस ओवरचार्जिंग का, तो आप पेमेंट मत कीजिए। ये आज से नहीं है, ये बहुत पुराना रूल है। नो बिल नो पेमेंट, ये आज का नहीं है, ये रेलवे ने बहुत पहले अडॉप्ट किया हुआ है, तो ये आपके पास है। दूसरा, हम उम्मीद करते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, लाइसेंस रद्द किए जाएंगे, क्योंकि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सब चीज प्रत्यक्ष रूप में है। हमारी शिकायतें सब कुछ, आप इतनी सारी ड्राइव चला रहे हैं, आपने इतने सारे जुर्माने ले ही लिए हैं, तो वो भी एक प्रमाण है। तो अब जुर्माने से आगे जाकर ठोस कार्रवाई हो, इसकी हम उम्मीद करते हैं। आखिर में जाते जाते नवीन जी कुछ जोड़ना चाहेंगे, सिद्धार्थ जी को कुछ सुझाव देना चाहें सर आईआरसीटीसी को आपके अपने ऑब्जर्वेशन से? नवीन जी। इस बात से सहमत हूं कि उपभोक्ताओं के साथ न बल्कि ये चोरी हो रही है, बल्कि सरेआम डकैती हो रही है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आईआरसीटीसी इस विषय पर, जैसा आपने भी जो सुझाव दिया, बड़ी गंभीरता से अपनी नजर रखेगा। और सुपरवाइजर को भी निर्देशित किया जाए कि जब वो ट्रेन पे होते हैं तो वो खुद भी यात्रियों को बिल लेने के लिए ये जानकारी दें कि आप बिल मांगे तो ही आप उसका पैसा दें। और कहीं ना कहीं इसमें कुछ तो कड़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मॉनिटरिंग व्यवस्था को स्टेब्लिश करना बहुत कठिन काम है। क्योंकि इतना बड़ा नेटवर्क है देश में रेलवे का, जहाँ पे करोड़ों लोग रोज यात्रा करते हैं, फिर भी ये बात जो लूट है ये बंद होनी चाहिए, ओवरचार्जिंग बंद होनी चाहिए। क्योंकि जब कोई भी कंज्यूमर प्लेटफॉर्म या ट्रेन पे होता है तो पूरी तरह डिपेंड होता है इंडियन के ऊपर और आईआरसीटीसी के ऊपर, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है खाने का या पीने का। जी हाँ, और दुख इस बात का है सर, बिल्कुल दुख इस बात का है सर कि सुपरवाइजर साहब हैं ट्रेन में मौजूद, टीटी साहब हैं और पुलिस भी है वहां पर, उसके बावजूद ये हो रहा है। और ये कोई लुका छिपा से नहीं होता है, ये कोई इक्का दुक्का केस नहीं है, पूरी की पूरी बोगी में इस तरह के चार्जेस की बात की जाती है, लोग देते भी हैं। अब सिर्फ एक चीज ये देखने वाली बात होगी, सिद्धार्थ जी यहां पर मौजूद हैं, बड़े जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनकी मौजूदगी में उनसे ये अपेक्षा कि पर्सन टू पर्सन केसेस को सॉल्व ना करें। एक केस आया, उस पर पर्सन टू पर्सन आपने सॉल्व कर दिया, इससे अब काम नहीं चलेगा सर। एक ओवरऑल एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होनी चाहिए, एसओपी जारी होनी चाहिए, इस मामलों में एक स्ट्रिक्ट एक्शंस होने चाहिए, हमारे सामने नजीर होनी चाहिए, ताकि आम यात्री को दोबारा इस तरह के अनुभव से ना गुजरना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ सिंह सर, आपने वक्त निकाला और बहुत सारे कड़वे सवालों का जवाब दिया। हम वाकई में आपको अप्रिशिएट करना चाहेंगे कि आपने सवालों का सामना भी किया, उनका जवाब भी दिया और आश्वस्त भी हमें किया है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी, आपने भी वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो भले ही रेल में खाने को लेकर वेंडर की मनमानी चल रही हो, लेकिन कीमत से ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हो, लेकिन ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने वालों के लिए इस बीच एक अच्छी खबर ये आई है कि ओएनडीसी, जो आजकल बड़ी चर्चा में भी है, इन दिनों ऑनलाइन फूड प्लेटफॉर्म ओएनडीसी खूब चर्चा में है, क्योंकि इसके जरिए आप सस्ते में खाना मंगा भी सकते हैं। यही नहीं, ओएनडीसी के जरिए दुकानदारों को भी फायदा मिल रहा है। कैसे आप सस्ते में खाना ऑर्डर कर सकते हैं और ओएनडीसी का यह नया कॉन्सेप्ट क्या है, ये बताने के लिए जुड़ रही हैं नूपुर।
ओएनडीसी काफ़ी दिनों से चर्चा में, और क्यों ना हो, क्योंकि अब आप पेटीएम और फ़ोनपे से भी कर सकते हैं अपना खाना ऑर्डर, ग्रॉसरी और पर्सनल केयर के कुछ सामान, क्योंकि ओएनडीसी की जो सर्विसेज है वो अब स्टार्ट होनी शुरू हो चुकी है। तो ओएनडीसी क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जो सरकार की तरफ से इनिशिएटिव, जहाँ पे हर डिजिटल जो कॉमर्स बिजनेस करना चाहता है वो कोई भी एप्लीकेशन पे अपना बिजनेस लिस्ट कर सकता है। अब जो प्लेटफॉर्म है वो बायर और सेलर दोनों के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि आप देखेंगे तो अभी अगर आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है तो हर एक एप्लीकेशन पे जाके आपको अलग अलग रजिस्टर करना पड़ता है। साथ ही साथ जो हर एक एप्लीकेशन के चार्जेस होते हैं, प्लेटफॉर्म फीस होती है, कमीशन चार्ज होते हैं, वो काफ़ी वेरिएंट करते हैं, काफ़ी वेरी करते हैं हर एक एप्लीकेशन पे। फ़िलहाल अगर आप देखेंगे तो ओएनडीसी की जो डिलीवरी चार्ज है वो काफ़ी हद तक कम है, और इनका मोटिव भी यही है कि डिलीवरी चार्जेस है उसे कम किया जाए। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, स्विगी मर्चेंट से ज़्यादा कमीशन लेते हैं, और अलग अलग कमीशन और ऐप पे रजिस्ट्रेशन से जो बायर्स और जो सेलर्स है दोनों ही परेशान है। हमने कुछ एनालिसिस करने की कोशिश की पेटीएम पे, हालांकि अभी पूरी लिस्टिंग नहीं है, लेकिन जितना भी अवेलेबल था और कुछ फेजेस में स्टार्ट किया गया है पेटीएम और फ़ोनपे पे और कुछ और ऐप्स पे, तो अगर आप ऑन एन एवरेज देखेंगे तो वैल्यू साइज़ पे करीबन आपको 18 से 20% तक का फ़ायदा फ़िलहाल आपको मिल सकता है अगर आप पेटीएम के ओएनडीसी से कुछ ऑर्डर करते हैं। हमने कुछ सिनेरियोज भी आपके लिए स्क्रीन पर आपको नजर आएंगे, जहां पे क्लियर एंड नज़र आ रहा है कि करीबन 18 से 20% का आपको फ़ायदा पेटीएम के ओएनडीसी ऐप से ऑर्डर करने में मिल रहा है, ना कि जोमेटो और स्विगी से। क्या डीजल वाहनों के दिन लदने वाले हैं? दरअसल सरकार की एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी ने 2027 तक 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है। यह मुद्दा इंडस्ट्री और पब्लिक दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण इशू है। वाहनों से फैलने वाले प्रदूषण में डीजल एक बड़ी वजह है। इस प्रदूषण से पार पाने के लिए सरकार की ओर से गठित एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी ने अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपी। सिफारिशों में 2027 तक डीजल वाहनों को 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाले शहरों में पाबंदी लगाने की बात कही गई है। वहीं शहरी क्षेत्रों में डीजल से चलने वाली सिटी बसों के रजिस्ट्रेशन को 2024 से बंद करने की बात कही गई है। अगर इन सिफारिशों पर अमल होता है तो अगले 10 साल में 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में 75% सिटी बसें इलेक्ट्रिक होंगी। सिफारिश में कहा गया है कि 2035 तक सीएनजी बसों के संचालन की इजाजत दी जा सकती है। वहीं सिफारिश में लंबी दूरी की बसों के लिए सीएनजी के साथ हाइब्रिड बसों पर जोर दिया गया है। दरअसल ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि ARAI की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण के मुख्य कारक PM 2.5 की एक बड़ी वजह ट्रांसपोर्ट सेक्टर है। PM 2.5 के उत्सर्जन में ट्रांसपोर्ट सेक्टर का करीब 20% योगदान है। ऐसे में डीजल को लेकर कमेटी की सिफारिशों को सिरे से नकारा भी नहीं जा सकता। कमेटी ने पेट्रोलियम, कोल, पावर एंड रिन्यूएबल मंत्रालयों के मंत्रियों के समूह के गठन की सिफारिश की है, ताकि एनर्जी खपत को लेकर एक पुख्ता रोड मैप तैयार किया जा सके। फिलहाल तो कमेटी की सिफारिशों का इलेक्ट्रिक वाहनों पर फोकस है। कमेटी ने 2035 तक ग्रिड पावर की क्षमता को भी मौजूदा 18% से बढ़ाकर 40% करने पर जोर दिया। देश में डीजल की कुल खपत की बात करें तो इसकी 70% खपत ट्रांसपोर्ट सेक्टर में होती है। इसमें 28% खपत ट्रकों में होती है। इसके बाद बसों में 9.5%, 22% के करीब कारों और 6.5% के करीब 3 व्हीलर्स में होती है। ऐसे में डीजल वाहनों को हटाने की बात इसलिए तेजी से चल रही है क्योंकि एक डीजल वाहन करीब 24 पेट्रोल वाहनों के बराबर और करीब 40 सीएनजी वाहनों के बराबर प्रदूषण फैलाता है। डीजल के प्रदूषण से सेहत पर पड़ने वाले खतरों की बात करें तो ये पेट्रोल के मुकाबले 5 गुना ज्यादा घातक है, जबकि ईवी के मुकाबले 25 गुना ज्यादा है। वहीं डीजल इंजन की गाड़ियां पेट्रोल, सीएनजी और ईवी के मुकाबले शोर भी ज्यादा करती हैं। फिलहाल सरकार वैकल्पिक ईंधनों के इस्तेमाल पर तेजी से आगे बढ़ रही है। देश में फ्यूल के तौर पर इथेनॉल का इस्तेमाल होने लगा है। मौजूदा समय में पेट्रोल में 8.5% इथेनॉल मिलाया जा रहा है। वहीं सरकार हाइड्रोजन फ्यूल पर भी तेजी से काम कर रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में डीजल गाड़ियों की संख्या में जहां कमी आएगी, वहीं ईवी और वैकल्पिक ईंधन से चलने वाली गाड़ियों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखने को भी मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कैसा रहा MRF का 1 लाख रुपए तक का सफर, बताने के लिए जुड़ रहे हैं वरुण दुबे। देखिए, फाइनली आज MRF के स्टॉक प्राइस ने 1 लाख का जो आंकड़ा है उसको छू लिया है। नो डाउट इसको फ्यूचर्स में छुआ गया है, लेकिन 1 लाख का आंकड़ा छूना अपने आप में एक बड़ी बात है और लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे
कब ये कंपनी या फिर ये कंपनी के जो स्टॉक प्राइस है वो 1 लाख के आसपास जाएगी। और आज फाइनली वो ऐतिहासिक दिन है जब 1 लाख का प्राइस जो है वो इस कंपनी ने फ्यूचर्स में छू लिया है। देखिए, सबको पता है कि 1946 के आसपास एक कंपनी की शुरुआत हुई थी और 1961 के आसपास जो है ये कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी थी। लगातार काफ़ी सारे माइलस्टोन्स है जो इस कंपनी ने अचीव किए, लेकिन पहले बार अगर आप देखेंगे तो 1000 रुपये का स्टॉक प्राइस जो है इस कंपनी का 1995 के आसपास था। वहाँ से 10,000 में पहुँचने के लिए कंपनी को काफ़ी समय लगा, करीब 17 साल लग गए कंपनी को 10,000 का आंकड़ा छूने को। और फरवरी 2012 ये वो समय था जब स्टॉक 10,000 रुपये का हुआ। उसके बाद दिसंबर 2013 में 20,000 का हुआ। फिर अगर आप देखेंगे तो सितंबर 2014 में 30,000 और ऐसे हर साल अगर आप देखेंगे तो 10-10 हज़ार जो है वो इस कंपनी ने या फिर इस कंपनी स्टॉक प्राइस ने ऐड किए हैं। 60,000 से 70,000 की जर्नी जो है वो सबसे जल्द हुई थी इस कंपनी की महज 21-22 दिन में। उसके बाद फिर से अगर आप देखेंगे तो 80,000 और 90,000 का लेवल जो है उसको छूने में कंपनी को काफ़ी समय लगा। इनफैक्ट अप्रैल 2018 में कंपनी ने 80,000 का लेवल छुआ था और उसके 2 साल बाद जनवरी 2020 में कंपनी ने 90,000 के आसपास का लेवल छुआ। लेकिन 90,000 से 1 लाख का जो लेवल है वो छूने में कंपनी को काफ़ी समय लगा है 2020 जनवरी से। अब अगर आप देखेंगे तो मई 2023 यानी कि लगभग 3 साल के बाद कंपनी ने जो 1 लाख का लेवल है वो छुआ है। नो डाउट इसके बीच में काफ़ी सारे इश्यूज़ आए थे, उसके चलते कहीं ना कहीं, और ख़ासकर अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल जो इश्यूज़ आए थे उसके चलते पूरे स्टॉक मार्केट की हालत ख़राब हुई थी और इसके चलते कहीं ना कहीं शायद इस कंपनी को थोड़ा समय लगा है 90,000 से 1 लाख की अपनी जर्नी जो है उसको पूरा करने में। लेकिन फाइनली अगर आप देखेंगे तो आज इस कंपनी ने 1 लाख की जो जर्नी है उसको पूरा कर लिया है, और वो भी एक्स डिविडेंड। डिविडेंड को अगर आप देखेंगे तो करीब 1,000 रुपये के आसपास का डिविडेंड जो है या फिर 1,100 रुपये का डिविडेंड जो है सन 2000 से अब तक ये कंपनी दे चुकी है। तो एक ब्यूटीफुल जर्नी रही है इस कंपनी की। नो डाउट लंबा समय लगा 90,000 से 1 लाख तक आने में, लेकिन 1 लाख का आंकड़ा जो है वो फाइनली MRF ने छू लिया है। आगे बढ़ते हैं। अदानी समूह को MSCI से झटका लगा है। क्या है ये झटका, किस तरह का झटका है? अरमान पूरी जानकारी के साथ हाजिर है। देखिए, अडानी ग्रुप स्टॉक्स के लिए आज वापस से आपको एक जो है नेगेटिव खबर आती हुई दिखी, जिसमें अडानी टोटल गैस देख लीजिए या अडानी ट्रांसमिशन देख लीजिए। उसमें क्योंकि जो मई में जो रिव्यू हुआ है MSCI में, उन्होंने दोनों कंपनीज में जो है अपना फ्लोट जो है वो घटाया है। MSCI में अब अडानी टोटल गैस का जो फ्री फ्लोट पहले 14% था और वहीं अडानी ट्रांसमिशन जहां पे 25% था वो अब घटाकर 10% कर दिया है। इसी के चलते अगर आपको दिखेगा यहाँ पे आउटफ्लो जो हो सकता है वो अडानी टोटल गैस में लगभग आप 730 करोड़ का जो है आउटफ्लो हो सकता है। और उसी के साथ साथ अगर अडानी ट्रांसमिशन की बात करें तो वहां पर आउटफ्लो लगभग 1050 करोड़ का जो है लगभग वो आउटफ्लो हो सकता है। अगर ये जो MSCI का जो अगर आप देख रहे हैं ये जो अपडेट है ये पहले फरवरी में होने वाला था, फिर उसका जो है उसे पोस्टपोन किया गया, अब ये होता हुआ दिख रहा है। और अगर आप फरवरी से अभी तक एक गिरावट आती हुई देखेंगे तो अडानी टोटल गैस में लगभग 56% की गिरावट है, वहीं अडानी ट्रांसमिशन में लगभग 42% के आसपास की गिरावट है। आज भी दोनों स्टॉक आपको दिखेगा लोअर सर्किट पर आते हुए दिखे हैं। इसीलिए लगातार अगर आप देखेंगे ये जो फरवरी के महीने की जो अपडेट थी वो अब MSCI पे अपडेट आती हुई दिखी है। और ये जो वेटेज चेंज हुआ है जिसमें वो फ्री फ्लोट का जो है वेटेज लगभग 10% के हिसाब से जो कम कर रहे हैं उतना कर रहे हैं, उसी के हिसाब से यहां पर आपको दोनों कंपनियों के लिए नेगेटिव खबर आती हुई दिखी है और उसका असर आपको दोनों स्टॉक पर लोअर सर्किट पर आता हुआ दिख रहा है। और नतीजों के बाद पेटीएम के कॉन कॉल में क्या रही हाइलाइट्स और क्या है ब्रोकरेज की राय, बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वरुण दुबे। देखिए, पेटीएम के स्टॉक में आज अच्छी खासी खरीदारी देखने मिली है और उसके 3 बड़े कारण हैं। एक तो कंपनी के नतीजे, दूसरा कंपनी के कॉन कॉल में पूरी तरह से इन्वेस्टर्स को भरोसा दिलाना, और तीसरा ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से बढ़ते हुए टारगेट और बढ़ता हुआ भरोसा। सबसे पहले कंपनी के नतीजे की बात करें तो कंपनी के आय में करीब 50-51% के आसपास की तगड़ी बढ़ोतरी देखने मिली है। एबिटा बिफोर ईसॉप पे अगर आप देखेंगे तो लगातार दूसरी तिमाही है जहां पे कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया है। दिसंबर तिमाही में 31 करोड़ के आसपास का मुनाफा था, इस बार देखिए 234 करोड़ के आसपास का एबिटा बिफोर ईसॉप पे कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया है, जो कि कंपनी लगातार घाटे में थी। तो ये एक सबसे बड़ा ट्रिगर है जिसके कारण आपने देखा इस तरह की खरीदारी जो है वो पेटीएम के स्टॉक में देखने मिली। नो डाउट बॉटम लाइन में अभी भी कंपनी घाटा कर रही है, लेकिन वो जो घाटा है वो भी लगातार कम होते जा रहा है। कंपनी के बाकी की पैरामीटर्स अगर आप देखेंगे तो GMV में अच्छी खासी बढ़ोतरी, मर्चेंट ट्रांजैक्शंस जो है वो अच्छे खासे बढ़े हैं,
लोन डिस्ट्रीब्यूटेड जो है उसमें काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने मिली है। इनफैक्ट कंपनी ने जो अपना मंथली अपडेट दिया है उसमें भी अगर आप देखेंगे तो एवरेज मंथली ट्रांजैक्टिंग यूज़र जो है उसमें 25% की बढ़ोतरी देखने मिली है। मर्चेंट पेमेंट वॉल्यूम्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी है। लोन डिसबर्समेंट जो है उसमें भी काफ़ी बेहतरीन बढ़ोतरी देखने मिली है, करीब 56% के आसपास की। इनफैक्ट कंपनी ने जो कॉन्फ्रेंस कॉल किया था नतीजों के बाद, उसके बाद मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट था। उनका कहना था कि पेमेंट कारोबार में काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ देखने मिल रही है। इंटर ऑपरेटिबिलिटी का कंपनी को काफ़ी बड़ा फ़ायदा मिलेगा। इनफैक्ट आपको याद होगा आरबीआई ने यूपीआई पे जो रुपे क्रेडिट कार्ड है उसको अप्रूवल दिया था और ये कंपनी जल्द ही किसी बैंक या एनबीएफसी के साथ मिलके रुपे क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च करने वाली है, यानी कि इस मौके का फ़ायदा जो है वो कंपनी भी उठाने वाली है। इस कंपनी के साउंड बॉक्स के कारोबार को लेकर काफ़ी सारे सवाल उठाए गए थे और यहाँ पे कंपनी का साफ कहना था कि अगर नए लोग आते भी हैं इस कारोबार में तो कंपनी का ओवरऑल कारोबार जो है वो बढ़ेगा और इस कारोबार को लेकर बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट कंपनी ने कहा कि जून तक कंपनी जो है नए पार्टनर्स जो है उनको भी जोड़ने वाला है और जल्द ये कंपनी जो है फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव भी होने वाली है, ये मैनेजमेंट का कॉन कॉल में कहना था। ब्रोकरेज हाउसेस को भी यहाँ पे इस कंपनी पे काफ़ी भरोसा है। इनफैक्ट कुछ ब्रोकरेज हाउसेस तो ये कह रही है कि वित्तीय वर्ष 2025 तक कुल इंटरनेट स्पेस में जितनी कंपनियां काम करती है उसमें सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली कोई कंपनी होगी तो वो पेटीएम रहेगी और इसके लिए सीएलएसए ने अपना लक्ष्य बढ़ाया है 750 से बढ़ा के 850। सिटी ने भी अपना लक्ष्य जो है वो बढ़ा दिया है 1103 रुपये से बढ़ा के 1144 रुपये के आसपास का लक्ष्य ये भी दे रहे हैं। तो नतीजे काफ़ी अच्छे हैं, मंथली अपडेट अच्छे हैं। कॉन कॉल में मैनेजमेंट पूरे तरह से कॉन्फिडेंट था और साथ ही साथ ब्रोकरेज हाउसेस का भी भरोसा बढ़ रहा है। इसके लिए आपने देखा स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने मिली। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में शानदार मूड माहौल देखने को मिला। सेंसेक्स 700 से ज्यादा अंक चढ़कर 61,750 के पार बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी 195 अंक चढ़कर 18,264 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी बैंक 622 अंक चढ़कर 45,300 के करीब क्लोज हुआ। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूरे दिन का एक्शन बताएंगे। देखिए, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन अच्छे ग्लोबल संकेतों के चलते बाजार में बढ़िया तेजी के साथ कारोबार देखने को मिला। निफ्टी की बात की जाए तो दिन के दौरान 1% से बड़े मूव यहां पर देखने को मिले। 18,271 के पार आपको क्लोजिंग देखने को मिली। वही निफ्टी बैंक अगर आप देखें तो कंपेरेटिव आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला। करीब 1.5% का मूव यानी 660 अंकों से ज़्यादा की जो तेजी है वो आपको निफ्टी बैंक में नजर आई। निफ्टी के बढ़ने वाले स्टॉक की बात की जाए तो टॉप गियर में थे आज टाटा मोटर्स, यहाँ पर देखिए 5% की तेजी नजर आई। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ओएनजीसी में भी क्योंकि कच्चे तेल में एक निचले स्तर से रिबाउंड आया, इसके चलते यहाँ पर भी आपको तेजी देखने को मिली। लेकिन नतीजे कमजोर थे। कोल इंडिया के गिरावट करीब 2% की यहाँ पर रही। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज हल्की फुल्की गिरावट के साथ क्लोजिंग यहाँ पर आपको देखने को मिली। अन्य स्टॉक्स की बात की जाए तो बढ़िया नतीजे एडीएफ फूड्स, मेरिको ने सबको चौंका दिया। 7.5-8% की बड़ी तेजी यहाँ पर आपको नजर आई और क्योंकि टाटा मोटर्स चला है तो इसका असर टाटा मोटर्स डीवीआर पर भी असर देखने को मिलता है। पेटीएम की भी रिजल्ट काफी बढ़िया थे। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से भी बढ़िया रिपोर्ट, 5% का मूव। टीसीएनएस क्लोजिंग यहाँ पर देखिए एबीएफआरएल के जो अधिग्रहण की खबर आई इसके बाद से अगर आप देखें तो 20% की गिरावट और एबी फैशन जो है टीसीएनएस का जो अधिग्रहण करने वाला है इसके बाद अगर आप देखें तो एबी फैशन जीपीएस डाइल्यूटिव है, गिरावट यहाँ पर भी आपको देखने को मिली। तत्व चिंतन फार्मा, बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ स्टॉक है जैसे जेटी, केटी, मैक्रोटेक डेवलपर्स, त्रिवेणी टर्बाइन, एलिम्बिक फार्मा, जहां पर आपको दिन के दौरान 5% से ज़्यादा के बड़े मूव्स देखने को मिले। लेकिन आरवीएनएल लगातार बड़ी तेजी के बाद आज यहां पर बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको नजर आई। यूनियन बैंक में गिरावट, इरकॉन इंटरनेशनल और साथ में बैंक ऑफ इंडिया करीब 6% की गिरावट के साथ बंद हुआ। चलिए, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और गजेंद्र शेखावत पर सरकार गिराने की साजिश करने का आरोप लगाया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सनसनीखेज खुलासा किया है। इस खुलासे से साल 2020 में हुए घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों पर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। राजस्थान में साल 2020 में हुई बगावत का किस्सा अचानक दोबारा सामने आ गया है। इसका कारण है सीएम गहलोत का ताजा बयान। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने दावा किया है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और गजेंद्र शेखावत ने मिलकर मेरी सरकार गिराने का षड्यंत्र किया था। बाद में संकट आया हमारे ऊपर, ये अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान, ये आपका गजेंद्र शेखावत जो केंद्रीय मंत्री है, इन सब ने मिलकर षड्यंत्र किया
धौलपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने सनसनीखेज बयान दिया। गहलोत ने मंच से कहा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की वजह से ये सरकार बची है। गहलोत ने यहाँ तक कहा कि बीजेपी ने विधायकों को बगावत के लिए जो पैसे दिए थे वो वापस नहीं ले रहे हैं। पैसे बांट दिए राजस्थान के अंदर भी, पैसे वापस ले नहीं रहे वो लोग। मुझे चिंता लगी हुई है, पैसा क्यों नहीं ले रहे वो, वापस क्यों नहीं मांग रहे इनसे पैसा। मैंने यहाँ तक कह दिया हमारे एमएलए को, जितने पैसा लिया है, मान लो 10 करोड़ लिया है, 20 करोड़ लिया, जो भी लिया है, कुछ खर्च कर दिया हो, वो खर्च किया पोर्शन मैं दे दूंगा, AIC से दिलवा दूंगा उनको। सीएम गहलोत के बयान पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने करारा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2023 में होने वाली हार से भयभीत होकर झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने उन गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया है जिनकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा सर्वविदित है। राजे ने कहा कि रिश्वत लेना और देना दोनों ही अपराध है। यदि उनके विधायकों ने पैसा लिया है तो FIR दर्ज करवाएं। अशोक गहलोत के लगाए गए आरोपों पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी करारा पलटवार किया है और उन्हें नंबर 1 का झूठा बताया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी ने ट्वीट कर कहा कि राजस्थान सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। सरकार के मंत्री विधायकों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। इन आरोपों से बचने और जनता का ध्यान भटकाने के लिए गहलोत फिजूल के बयानबाजी कर रहे हैं। कुर्सी की लड़ाई चल रही है और मुख्यमंत्री अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मई का महीना गर्मी से परेशान कर देता है। उसी महीने के महीने में ठंड का एहसास हो रहा है। पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। पर्यटक दूर दूर से बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। मई के महीने में बारिश और बर्फबारी का आनंद लेना हो तो पहाड़ों में पहुंच जाइए, क्योंकि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का तो दिसंबर महीना चल रहा है। पिछले दिनों बरसात की वजह से मनमोहक बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर में भी मौसम सुहावना बना हुआ है। यहाँ के किश्तवाड़ के माछिल इलाके में ताजा बर्फबारी के शानदार नजारे नजर आ रहे हैं। वहीं सुबह सुबह पहलगाम की बेताब वैली में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के चलते ठंड एक बार फिर से बढ़ चुकी है। गुलमर्ग में बर्फबारी के कारण सैलानियों की संख्या बढ़ गई है। पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी से नजारा देखने लायक बन रहा है। यहाँ के रोहतांग में अटल टनल के पास बर्फबारी होने से सैलानियों की मौज हो गई है। देखिए आप अटल टनल के पास बर्फबारी का खूबसूरत नजारा। चारधाम यात्रा में बारिश और बर्फबारी के बीच बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग ने गंगोत्री और यमुनोत्री जाने वाले यात्रियों के लिए सावधानी से यात्रा करने की नसीहत भी दी है। उत्तराखंड में भारी बर्फबारी के बाद चारधाम यात्रा जारी है। बर्फबारी के बीच उबड़ खाबड़ रास्तों पर बाबा केदारनाथ के भक्त बम बम भोले और जय जय केदार के नारे के साथ दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। यमुनोत्री धाम में बर्फबारी के बाद मौसम विभाग ने उत्तरकाशी समेत ऊंचाई वाले इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। यमुनोत्री धाम और गंगोत्री जाने वालों के लिए सुरक्षित यात्रा की हिदायत दी गई है। उत्तराखंड के अलावा हिमाचल में भी बर्फबारी का दौर जारी है। मनाली में पिछले कई दिनों से बर्फ ने अपना डेरा डाल रखा है। सड़कों पर बर्फ की मोटी मोटी परतें जमी हैं, जिसे हटाने का काम लगातार चल रहा है। मौसम विभाग ने 9 मई को हिमाचल के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई है। तो इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए और हैशटैग याद रखिए, #Zindia360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।